देश में लोकतंत्र होने के बावजूद इतना भ्रष्टाचार क्यों है? लोकतंत्र एक लेबल है और इसकी प्रभावशीलता प्रक्रिया पर निर्भर करती है। साम्यवाद, उदारवाद, पूंजीवाद, राष्ट्रवाद आदि की तरह ही लोकतंत्र भी एक वाद है। वाद मतलब जिसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा न हो, जिसकी अपने मन मुताबिक व्याख्या की जा सके और जिसमें आदर्श एवं अव्यवहारिकता का अजीब घालमेल हो। दूसरे शब्दों में, एक प्रक्रिया विहीन दार्शनिक राजनैतिक अवधारणा जिसे स्पष्ट रूप से लागू न किया जा सके। दरअसल, जब हम किसी लेबल पर विचार करें तो पहले इसकी प्रक्रिया तय करनी चाहिए। पेड राजनीति अर्थशास्त्र के पेड प्रोफेसर एवं सभी पेड बुद्धिजीवी अपनी पुस्तकों में लोकतंत्र की परिभाषा तो बताते हैं, लेकिन लोकतंत्र की प्रक्रिया के बारे में वे जानबूझकर खामोश रहते हैं। यदि वे लोकतंत्र की प्रक्रिया के बारे में लिखने लगेंगे तो नागरिक यह जान जाएंगे कि क्यों अमेरिका ब्रिटेन में लोकतंत्र इतने बेहतर तरीके से काम करता है, जबकि भारत के लोकतंत्र ने देश की बैंड बजाकर रखी हुई है। इसीलिए राजनीति अर्थशास्त्र के सभी पेड विशेषज्ञ नागरिकों को लोकतंत्र के नाम पर एक 1.5 लाइन का जनता के लिए, जनता का, जनता द्वारा टाइप का कुछ मंत्र दे देते हैं, ताकि इस 1.5 लाइन को प्लाट बनाकर प्रक्रिया विहीन लोकतंत्र पर जिंदगी भर बहस की जा सके। मेरा बिंदु यह है कि प्रक्रिया विहीन लोकतंत्र पर विचार ही नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमें पहले यह देखना होगा कि भारत में जो लोकतंत्र है उसमें कौन सी प्रक्रियाएं शामिल है, और तब हम विभिन्न देशों की प्रक्रियाओं की तुलना करके यह पता कर सकते हैं कि किन्हीं दो देशों में लोकतंत्र होने के बावजूद किसी देश में भ्रष्टाचार क्यों अधिक है। और इससे हम यह भी जान सकते हैं कि लोकतंत्र में भ्रष्टाचार दूर करने के लिए हमें किस प्रक्रिया को लागू करना चाहिए। प्रजातंत्र की बुनियादी धारणा, एक समय दुनिया के सभी देशों में राजतंत्र था। मतलब कानून बनाने और दंड देने की शक्ति राजा के अधीन थी और राजा किसी के अधीन नहीं होकर निरंकुश था। प्राचीन काल में राजा के दरबारी लेखकों द्वारा लिखी गई पेड पुस्तकों के माध्यम से नागरिकों को यह निरंतर विश्वास दिलाया जाता था कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। पर धीरे धीरे उन्हें यह बात समझ आने लगी कि ईश्वर का प्रतिनिधि होने का सिद्धांत बकवास है। और जब राजाओं एवं उनके दरबारियों द्वारा खड़ा किया गया यह प्रोपेगेंडा ढहने लगा, तो राजतंत्र को बदलने के लिए नई व्यवस्थाओं ने जन्म लेना शुरू किया। प्रजातंत्र इसी क्रम में सबसे नवीन, सबसे आधुनिक, सबसे युक्तियुक्त एवं सबसे निर्विवाद शासन तंत्र है। तो जिस तंत्र में राजा एवं राजवर्ग पर प्रजा का नियंत्रण होता है, उसे प्रजातंत्र कहते हैं। लेकिन यह अधूरी बात है। पूरी बात यह है कि जिस तंत्र में ऐसी प्रक्रियाएं होगी जिससे राजा पर प्रजा का नियंत्रण बढ़ता हो, उस तंत्र में प्रजा ताकतवर हो जाएगी और राजवर्ग द्वारा भ्रष्टाचार करने के अवसर कम हो जाएंगे। किंतु यदि प्रजातंत्र में ऐसी प्रक्रियाएं लागू की गई है जिससे राजवर्ग की शक्ति बढ़ती और प्रजा की शक्ति घटती है, तो राजवर्ग निरंकुश होकर प्रजा को लूटना शुरू करेगा। लोकतंत्र की प्रक्रियाएं, इस तरह की कई प्रक्रियाएं हो सकती है जो लोकतंत्र को और भी बेहतर बना सकती है। मैंने नीचे कुछ प्रक्रियाएं दी है जो किसी भी लोकतंत्र को बेहतर बनाने में सबसे ज्यादा असर रखती है। राजा एवं राजवर्ग पर प्रजा का नियंत्रण सुनिश्चित करने वाली आवश्यक प्रक्रियाएं निम्न हैं। नागरिकों के पास शासक वर्ग को चुनने एवं उन्हें निष्कासित करने की शक्ति हो। स्पष्टीकरण: यदि नागरिकों के पास शासक को चुनने का अधिकार होगा, किंतु उसे निष्कासित करने का अधिकार नहीं होगा, तो चुनने के साथ ही नागरिकों के बहुमत की सर्वोच्चता का निलंबन हो जाएगा। अतः नागरिकों के पास यह भी अधिकार होना चाहिए कि वे शासक वर्ग को भ्रष्टाचार में लिप्त पाएं तो अपने बहुमत का प्रदर्शन करके अविलंब पद से निष्कासित कर सके। भारत के नागरिक शासक को चुन तो सकते हैं, किंतु एक बार चुन लिए जाने के बाद नागरिकों के पास ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है कि वे उन्हें 5 वर्ष से पहले निष्कासित कर सके। दरअसल भारत में लोकतंत्र के दर्शन चुनाव के 1 से 2 महीने पहले होने शुरू होते हैं और चुनावी नतीजे आने के साथ ही नागरिकों का बहुमत शासक वर्ग को नियंत्रित करने की क्षमता खो देता है। सरल भाषा में यूं समझिए कि जनता मालिक है और अपने सेवक चुनती है, लेकिन मालिक को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वे अपने सेवक को 5 वर्ष से पहले नौकरी से निकाल सके। तो चुनाव जीतने के साथ ही सेवक मालिकों के नियंत्रण से बाहर हो जाता है। यदि निजी क्षेत्र में भी इस तरह का कानून बना दिया जाए कि कोई भी मालिक अपने कर्मचारियों को 5 साल से पहले नौकरी से नहीं निकाल सकेगा, लेकिन प्रत्येक 1 तारीख को उन्हें बराबर वेतन देता रहेगा, तो जल्द भी निजी क्षेत्र के अधिकारी भी उतने ही कार्यकुशल एवं भ्रष्ट हो जाएंगे,
जितने सरकारी क्षेत्र के हैं। अमेरिका के नागरिकों के पास अपने प्रतिनिधियों को नौकरी से निकालने की शक्ति है। मतलब उनके पास दोनों प्रक्रियाएं हैं, चुनने की भी और हटाने की भी। नतीजा, 5 वर्ष की सेवा सुरक्षा के कारण भारतीय यदि ईमानदार को चुनते हैं तब भी चुनने के बाद वह भ्रष्ट हो जाता है। नेताजी को पता है कि जनता अब मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकती। अमेरिका में यदि भ्रष्ट व्यक्ति भी चुना जाता है तो वह ईमानदारी से कार्य करेगा। उसे यह भय रहता है कि यदि नागरिकों के सामने मेरा भ्रष्टाचार सामने आता है तो वे मुझे किसी भी समय पद से निष्कासित कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया की वजह से भ्रष्टाचार में फर्क आता है। किंतु पेड मीडिया इस प्रक्रिया के बारे में बात नहीं करेगा। वे हर चुनाव से पहले इस तरह का ज्ञान बड़े पैमाने पर देंगे कि कृपया ईमानदार व्यक्ति को चुनें। वे इस बात को डिस्कस ही नहीं करना चाहते कि यदि चुन लिए जाने के बाद यदि नेता भ्रष्ट हो जाता है तो हमारे पास क्या प्रक्रिया है। नागरिकों के पास अपराधियों को दंडित करने की शक्ति होनी चाहिए। स्पष्टीकरण, यह आवश्यक है कि दंडाधिकारी नागरिकों के बहुमत के नियंत्रण में रहे तथा दंड देने की सर्वोच्च शक्ति नागरिकों में निहित हो। यदि ऐसा नहीं किया गया तो दंडाधिकारी अपराधियों एवं शासक वर्ग के साथ गठजोड़ बनाकर नागरिकों का उत्पीड़न करेगा। यदि न्यायतंत्र नागरिकों के अधीन हुआ तो अपराध, उत्पीड़न एवं भ्रष्टाचार में कमी आएगी। भारत में दंड देने की सर्वोच्च शक्ति जजों के पास है, किंतु नागरिकों के पास जजों को निष्कासित करने की कोई प्रक्रिया नहीं है। भारत में जजों की नियुक्ति खुद जज ही करते हैं एवं एक बार नियुक्त होने के बाद आजीवन अपने पद पर बने रहते हैं। उस पर भी सबसे बड़ा तमाशा यह कि यदि कोई व्यक्ति किसी जज को भ्रष्ट कहता है तो उसे न्यायिक अवमानना के मामले में जेल भेज देते हैं। इस तरह भारत की न्यायपालिका एवं दंडाधिकारी नागरिकों के नियंत्रण से पूरी तरह से बाहर एवं निरंकुश है। अमेरिकियों के पास जजों को नौकरी से निकालने की प्रक्रिया है। यदि जज भ्रष्ट आचरण करता है तो बहुमत का प्रदर्शन करके वे उसे नौकरी से निकाल देते हैं। इसके अलावा वहां जूरी सिस्टम होने के कारण कानून एवं संविधान की व्याख्या करने का अधिकार नागरिकों की ज्यूरी के पास है। नतीजा, अदालतों में भ्रष्टाचार होने के कारण भारत में कानून का भय सिर्फ उसे ही है जिसके पास पैसा एवं रसूख नहीं है। अमेरिका में जजों के अपेक्षाकृत ईमानदार होने और जूरी सिस्टम की वजह से कानून सभी के साथ बराबरी का व्यवहार करता है। नागरिकों के पास पुलिस एवं अन्य अधिकारियों को काबू में करने की प्रक्रिया होनी चाहिए। स्पष्टीकरण, सांसद विधायक आदि सदन में बैठकर कानून बनाते हैं, किंतु कानून का पालन करवाने के लिए हजारों अधिकारी होते हैं जिनके पास काफ़ी शक्तियां होती है। यदि इन अधिकारियों पर प्रजा का नियंत्रण नहीं है तो दमन एवं घूसखोरी बढ़ जाती है। इसलिए यह आवश्यक है कि अधिकारी वर्ग पर प्रजा का नियंत्रण रहे। भारत में हम विधायक चुनते हैं, विधायक सीएम को चुनते हैं। सीएम की कृपा पर गृहमंत्री नियुक्त होता है, गृहमंत्री की मर्जी पर एसपी की नौकरी चलती है। एक मंत्री के नीचे पूरे राज्य के एसपी और पुलिस विभाग काम करते हैं और मंत्री राजधानी में बैठता है। अब यदि प्रजा पर पुलिस द्वारा दमन है तो प्रजा के हाथ में पुलिस अधिकारी को नियंत्रित करने की कोई प्रक्रिया नहीं है। अमेरिका में जिला पुलिस प्रमुख को नौकरी से निकालने का अधिकार जिले के नागरिकों के पास है। जब वे पाते हैं कि पुलिस विभाग तमीज से काम नहीं कर रहा है बल्कि नागरिकों से घूस वसूल रहा है, तो वे अपने बहुमत का प्रदर्शन करके पुलिस प्रमुख को नौकरी से निकाल देते हैं। नागरिकों द्वारा निकाले जाने के इस भय के कारण जिला पुलिस प्रमुख यह सुनिश्चित करता है कि पुलिस विभाग कार्यकुशलता से कार्य करे। इसके अलावा पुलिस विभाग के खिलाफ कोई शिकायत होने पर भी नागरिकों की जूरी के पास इसकी सुनवाई करने और उन्हें दंडित करने की शक्ति है। नतीजा, भारत में जनता न विधायक को बदल सकती है, न मुख्यमंत्री को, न गृहमंत्री को, न ही एसपी को। 5 साल तक ये चारों अपना गठजोड़ बनाकर प्रजातंत्र खेलते हैं और जनता या तो तमाशा देखती है या अपनी शिकायतें लेकर इस विभाग से उस विभाग धक्के खाती है। अमेरिका में नागरिक न सिर्फ नेताओं को बल्कि अधिकारियों को भी नियंत्रित करते हैं और इस वजह से जब नेता अपने अधिकारियों से हफ्ता वसूलने के लिए कहता है तो बहुधा अधिकारी वर्ग मंत्री जी को इनकार कर देता है। नागरिकों के पास आवश्यक रूप से हर स्तर पर जनमत प्रक्रियाएं होनी चाहिए। स्पष्टीकरण, किसी देश में करोड़ों लोग और सैकड़ों मुद्दे होते हैं, अतः नागरिकों के पास यह अधिकार होना चाहिए कि वे विभिन्न मुद्दों पर अपने बहुमत का प्रदर्शन कर सके।
ऐसी प्रक्रिया न होने के कारण शासकों के पास जनता की इच्छा को अपनी सुविधानुसार व्यक्त करने का अवसर मिल जाता है। भारतीयों के पास किसी भी स्तर पर कोई जनमत संग्रह प्रक्रियाएं नहीं है, और इस वजह से नागरिकों को पार्टियों के पूरे पैकेज स्वीकार करने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि भारत के 70% मतदाता यह मानते हैं कि नोटबंदी एक बुरा फैसला था, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जिससे यह स्थापित किया जा सके कि भारत के कितने प्रतिशत नागरिक मानते हैं कि यह एक बुरा फैसला था। अब मान लीजिए कि बीजेपी संघ फिर से चुनाव जीत जाती है, तो बीजेपी संघ के नेता अगले 5 वर्ष तक यह कह सकते हैं कि नोटबंदी के फैसले पर भारत की जनता ने हमें समर्थन दे दिया है। इस तरह सभी मुद्दों पर सभी पार्टियों के पास यह अवसर होता है कि वे जीतने के बाद जनमत की व्याख्या अपने मुताबिक कर सके। अमेरिका के नागरिकों के पास विभिन्न स्तरों पर जनमत प्रक्रियाएं होने से मुद्दों के साथ घालमेल नहीं किया जा सकता, और इस वजह से जनमत का दोषपूर्ण व्याख्या के अवसर घट जाते हैं। तुलनात्मक निष्कर्ष: अमेरिका के प्रजातंत्र में प्रजा के पास निम्न प्रक्रियाएं हैं। पहला, प्रतिनिधियों को वोट देने का अधिकार, वोटिंग राइट्स। दूसरा, वोट वापस लेने का अधिकार, राइट टू रिकॉल। तीसरा, दंड देने की शक्ति, जूरी सिस्टम। चौथा, जनमत संग्रह प्रक्रियाएं, रेफरेंडम। पांचवा, विविध स्तरीय चुनाव प्रणाली, मल्टी इलेक्शन। मल्टी इलेक्शन: अमेरिका में नागरिकों के पास सिर्फ अपने प्रतिनिधियों को ही चुनने का अधिकार नहीं है, बल्कि वे निम्नलिखित अधिकारियों को भी चुनते हैं: पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिला जज, हाईकोर्ट जज, जिला पुलिस प्रमुख, मेयर, मुख्यमंत्री, जिला शिक्षा अधिकारी। और अमेरिकी नागरिकों के पास इन सभी अधिकारियों को रिकॉल करने का भी अधिकार है। भारत की प्रजा के पास सिर्फ चुनने का अधिकार है, और भारतीय सिर्फ 3 पदों की चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं: विधायक, सांसद और पार्षद। और इस पर भारतीयों के पास अपने प्रतिनिधियों को रिकॉल करने का अधिकार नहीं है। तो जब हम प्रजातंत्र की प्रक्रियाओं की पड़ताल करते हैं तो पाते हैं कि अमेरिका एवं भारत के प्रजातंत्र में जमीन आसमान का अंतर है। यदि अमेरिका की व्यवस्था को हम प्रजातंत्र कहते हैं तो भारत में प्रजातंत्र नहीं बल्कि प्रजातंत्र का विकृत रूप है। और यदि हम भारत की व्यवस्था को प्रजातंत्र कहकर पुकारते हैं तो अमेरिका में कोई और ही चीज़ है। भारतीय प्रजातंत्र में व्यवस्थागत भ्रष्टाचार की वजह। दरअसल भारत के प्रजातंत्र को उन प्रक्रियाओं से वंचित रखा गया है जिससे राजवर्ग पर प्रजा का नियंत्रण बढ़े। प्रजा का नियंत्रण कमजोर होने पर राजवर्ग प्रजा के अधीन नहीं रह जाता। अमेरिका में कई पदों पर राइट टू रिकॉल होने के कारण शासक वर्ग निरंतर प्रजा के अधीन बना रहता है, जबकि भारत में रिकॉल की प्रक्रिया न होने के कारण राजवर्ग सिर्फ एक दिन के लिए प्रजा के अधीन आता है। जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, राजवर्ग अगले 5 वर्ष तक प्रजा के नियंत्रण से बाहर हो जाता है, और फिर अगले 5 वर्ष तक प्रजा के पास ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है कि वे भ्रष्ट अधिकारियों एवं नेताओं को बदल सके। शासन की इस सबसे गहरी बात के प्रमाण हमें वेदों में मिलते हैं। वेदों की व्याख्या पर आधारित अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के 6ठे अध्याय में महर्षि दयानंद सरस्वती शासन के इस दोष का उपाय सुझाते हुए लिखते हैं: राजा को प्रजा के अधीन होना चाहिए, वरना वो प्रजा को लूट लेगा और राज्य का विनाश होगा। यदि राजवर्ग को प्रजा के निरंतर अधीन नहीं रखा गया तो राजवर्ग अन्याय, खुसत से दंड लगाकर प्रजा का उसी तरह से भक्षण कर जाएगा जिस तरह से मांसाहारी पशु शाकाहारी जीवों का भक्षण कर जाते हैं। समाधान: पुलिस प्रमुख एवं अन्य अधिकारियों पर रिकॉल की प्रस्तावित प्रक्रिया। यदि जिला पुलिस प्रमुख को प्रजा के अधीन कर दिया जाए तो पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार में नाटकीय रूप से गिरावट आएगी। नीचे दिए गए ड्राफ्ट को यदि गेजेट में प्रकाशित कर दिया जाता है तो भारत में यह प्रक्रिया लागू हो जाएगी, और इसी तर्ज पर शिक्षा अधिकारी, जिला जज, हाई कोर्ट जज, दूरदर्शन अध्यक्ष, सेंसर बोर्ड अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि पदों पर भी ये प्रक्रिया लागू की जा सकती है। और अंत में कृपया इस बात को नोट करें कि ये सभी कागजी प्रक्रियाएं हैं और लोकतंत्र को बनाए रखने में एक हद तक ही काम कर सकती है। लेकिन जब किसी देश पर हमला होता है और सेना के हार जाने के बाद दुश्मन की सेनाएं देश में घुसने लगती है तो कथित लोकतंत्र मिनट से पहले गायब हो जाता है, और फिर अचानक देश के नागरिकों को यह एहसास होता है कि असली लोकतंत्र कहाँ निवास करता है। जिस देश के नागरिकों के पास बंदूकें नहीं है, वहाँ कागजी लोकतंत्र की स्थापना ही हो सकती है, असली लोकतंत्र की नहीं। और इसीलिए कहा जाता है कि
हथियारबंद नागरिक समाज ही लोकतंत्र की जननी है। द वीपनाइजेशन ऑफ कॉमन्स इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। सदियों से अफगानिस्तान में ये रिवाज है कि प्रत्येक अफगान को हथियार धारण करना चाहिए, और 1880 तक लगभग सभी अफगानी युवा बंदूक चलाना सीख चुके थे, और बंदूक का प्रयोग करके ही वे रूस और अमेरिका को देश छोड़ने के लिए विवश कर सके। तो भले ही आज के दौर में ड्रोन्स, मिसाइल और लड़ाकू विमानों ने कितनी भी प्रगति कर ली हो, पर आज भी युद्ध में बंदूकों का महत्व कम नहीं हुआ है। और हमारे लिए इस बात का महत्व इसीलिए भी बढ़ जाता है, क्योंकि भारत की सेना हथियारों के लिए पूरी तरह से विदेशियों पर निर्भर है, और हम तीनों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में नागरिकों को हथियार विहीन रखकर हम पूरे देश को दांव पर लगाने का जोखिम उठा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए लिंक खोलें।